कभी आप कोर्ट गए हैं, कभी आप कचहरी गए हैं? नहीं गए हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। जो गए हैं, जिन्होंने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के हालात, काम काज करने के तौर तरीके खुद ब खुद सब कुछ बयां कर देते हैं। मैं गया हूँ, मैं चाहूँ तो बयां कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि मैं कानून का जानकार नहीं हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि मैं हालात बयां करते करते कब न्यायालय की अवमानना कर बैठूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन इस स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर खुद ब खुद बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि ये तस्वीर हाई कोर्ट के बहुत ही सीनियर जज के घर के कैंपस की है। जब ये तस्वीर सामने आई तो आनन फानन में जांच कमेटी बैठी। जांच कमेटी ने अब संसद में रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर मचे हंगामे के बीच रिपोर्ट बहुत सुर्खियां तो नहीं बटोर पाया, लेकिन इस रिपोर्ट के बहाने न्यायालय की आस में न्यायालय के चक्कर काट रहे लाखों लोगों को जख्म है वो हरे हो गए हैं। मुझे नहीं पता जस्टिस वर्मा दोषी हैं या नहीं हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक ही ख्याल आ रहा है, अब तो जाग जाना चाहिए। बहुत उम्मीदें लेकर पूरी दुनिया से हार कर कोई न्याय के मंदिर में आस लगाकर पहुंचता है। वहां जब कोई पहुंचे तो उसे इस बात का पक्का भरोसा हो कि यहां तो न्याय मिलकर ही रहेगा। इसके लिए आखिर क्या करने की जरूरत है, आज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए जो जस्टिस वर्मा के बारे में कही गई है, संसद में रखी गई है। जले हुए नोटों की ये तस्वीरें जब सामने आई थी तो सब हैरान रह गए थे, क्योंकि ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि दिल्ली के हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के कैंपस में मौजूद स्टोर रूम की थी। ये नोट कहां से आए, ये नोट किसके थे, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच कमेटी बनी। कमेटी ने रिपोर्ट संसद को दे भी दी, लेकिन सबसे बड़े सवाल का जवाब कमेटी को नहीं मिला। सवाल बहुत सीधा है कि कैश आखिर किसका था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं से भी ये नहीं कहा कि ये कैश जस्टिस वर्मा का ही था, लेकिन वो कई ऐसे नतीजों पर पहुंची है जिसने जस्टिस वर्मा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संसद में पेश रिपोर्ट में कमेटी ने ये बात मानी है कि उनके स्टोर रूम में जो कैश मिला उसे लेकर जस्टिस वर्मा के जवाब संतोषजनक नहीं थे। कमेटी का कहना है कि जस्टिस वर्मा नकदी की मौजूदगी, स्रोत और स्वामित्व को लेकर संतोषजनक सफाई नहीं दे सके। कमेटी ने अपनी जांच में ये भी पाया कि कैश के मामले से जुड़े सबूतों को उचित तरीके से सुरक्षित और संरक्षित नहीं रखा गया, उनसे छेड़छाड़ हुई है। कुछ करेंसी नोटों के गायब या अनुपलब्ध होने का भी साफ जवाब नहीं मिला है। कमेटी ने संरक्षण में गंभीर लापरवाही के साथ इसे विफलता माना है। हालांकि इससे ये साबित नहीं होता कि जज ने खुद से नोटों को हटाया। कमेटी ने अपनी जांच में ये बात भी कही है कि इस पूरे प्रकरण में जस्टिस वर्मा का रुख टाल मटोल वाला रहा। उन्होंने संस्थागत जिम्मेदारी नहीं दिखाई। स्वतंत्र आधिकारिक गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह आरोप भी सही साबित पाया गया। अब आगे क्या होगा? संसद में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रख दी है। कमेटी ने कार्रवाई का रिकॉर्ड, संबंधित दस्तावेज और सबूत भी सौंपे हैं और आगे रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 14 मार्च 2025 की रात क्या हुआ था? पिछले साल 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लग गई थी। उस वक्त जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे। फायर ब्रिगेड की टीम जब आग बुझाने आई तो उसे स्टोर रूम में जले हुए नोट मिले। 500 रुपए के ये नोट बोरों में भरे हुए थे। घर से कैश बरामद होने के बाद जस्टिस वर्मा ने दावा किया था कि जो कैश मिला है वो उनका नहीं है। कैश कांड में एससी का रुख। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय को एक प्रारंभिक पूछताछ करने को कहा था। कमेटी ने इस बात को माना था कि उनके घर से अधजले नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने अधजले नोटों का वीडियो जारी किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया था। संसद में क्या हुआ? जुलाई 2025 में 200 सांसदों ने उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की मांग की थी। इसके बाद अप्रैल 2026 में जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब संसद की कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, तो ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस पूरी घटना ने न्याय की आस में न्यायालय के चक्कर काटने वाले हर पीड़ित के जख्म को हरा कर दिया है। सवाल कई हैं। अगर जज इस्तीफा दे देते हैं तो क्या वो सभी आरोपों से बरी माने जाएंगे? अगर आरोप जज पर ही है तो मामले की सुनवाई कौन करे?
इस घटना से न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर इसे कैसे बहाल किया जाए? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी में संतुलन कैसे बिठाया जाए? और इन सारे सवालों के बीच क्या अब बड़े पैमाने पर जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज अपने शो में। और हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुनील गौड़ साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं प्रभाकर मिश्रा साहब, जो कि करीब 2 दशकों तक उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई को करीब से रिपोर्टिंग की है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को करीब से देखा है, लीगल जर्नलिस्ट हैं। वरिष्ठ वकील आशुतोष श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 2 और मेहमान आगे चलकर शो में जुड़ेंगे। इसमें से एक हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एन मित्तल साहब और वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी। तो जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूँगा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुनील गौड़ साहब से। सुनील गौड़ साहब, हम लोग इस शो में दरअसल इस रिपोर्ट के बहाने पूरे जुडिशियल रिफॉर्म सिस्टम पे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि तत्काल जो मुद्दा था वो है इस संसद में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ खास रहा वो आपने सुन भी लिया और आपने पढ़ा भी होगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि चूंकि जज साहब रेजिग्नेशन दे चुके हैं, तो ऐसे में संसद की कार्रवाई प्रोसीडिंग या फिर कहें महाभियोग का कोई मतलब रह जाता है या फिर आगे जारी रह सकता है क्या? देखिए, इसमें इम्पीचमेंट का तो कोई मतलब बचता नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मगर अगर वो कार्रवाई अगर सरकार करनी चाहती तो कोई एफआईआर लॉन्च होती, उस पर कार्रवाई होती, तो उस पर जवाबदेही तय होती। अभी तो जो रिपोर्ट की और जो सुनने में आया है उससे तो सिर्फ ये लगता है कि हाँ, उन पर शक ज़रूर किया गया है कि वो जवाब ठीक से नहीं दे पाए, ये अलग बात है, मगर साबित कुछ नहीं होता उस रिपोर्ट से कि भाई हाँ ये उनका ही कैश था। और क्योंकि जहाँ से कैश ये अनफॉर्चुनेटली बरामद हुआ, वो कैश ओपन जगह थी, कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब उनके स्टोर रूम लॉक्ड नहीं था। तो ये नहीं कहा जा सकता उनकी कस्टडी से उनको डिफेंड नहीं कर रहे, ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा हुआ है। मगर जुडिशियल रिफॉर्म ज़रूर होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इस पर आगे चल के बातचीत मैं करूंगा। लेकिन एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि जब कैश बरामद हो गया उसके बाद की जो कार्रवाई थी, इसमें आपको कहाँ लगता है कहाँ पे लूपहोल्स था? और अब ये रिपोर्ट आने के आधार पर क्या कोई कार्रवाई का ठोस आधार बनता है क्या? क्योंकि इसमें कहा गया है कैश उनका था, ये साबित नहीं हो पाया है। कैश उनके घर के कैंपस से बरामद हुआ, ये तो है। इसमें भी कहा गया कैश ऐसी जगह से बरामद हुआ जो ओपन एक्सेस था वहां पे। हाँ, ये तो है। मगर एक्चुअली जो इंक्वायरी ठीक से हुई ना, दुर्भाग्यपूर्ण वो इंक्वायरी ठीक से हो नहीं पाई। ठीक से हो पाती तो हम सही किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते थे, मगर अब सिर्फ शक के दायरे में ही सब कुछ रह जाता है। तो इस पे मगर इसकी वजह से चलो ये तो दुर्भाग्य की बात थी, मगर अब इस पे कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए और ये आगे स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। भाकर मिश्रा जी, आपने तो कई सालों तक आपने कोर्ट की कार्रवाई को देखा है और सारे प्रोसीडिंग को देखा है आपने। मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि अगर महाभियोग की कार्रवाई संसद में शुरू भी हो भी जाती है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो भी जाता है, तो क्या मामला रफा दफा माना जाएगा या माना जाना चाहिए? लक्ष्मण जी, इसमें क्या होगा इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे जस्टिस सौमित्र सेन। भ्रष्टाचार का आरोप था और उसमें जांच हुई, वहां पर भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें राज्यसभा में वोटिंग हुई, महाभियोग पर प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव पास हो गया, बहुमत से पास हो गया। और लोकसभा में वोटिंग होनी थी, उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा भेज दिया राष्ट्रपति को और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। और जैसे उन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया, उनके खिलाफ महाभियोग की अगली कार्रवाई यानी लोकसभा में जो प्रस्ताव था वो रोक दिया गया और वहीं पर मामला खत्म हो गया। आप सोचिए कि वहां पर एक जगह जहां पर कि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था, लोकसभा में पारित होने के पहले ही रोक दिया गया, यहां पर अभी वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो अगर उस घटना से देखें, पिछले मिसाल को देखें, तो यहां पर स्थिति साफ दिख रही है कि इसकी फिर जरूरत कोई नहीं बनती है। लेकिन लक्ष्मण जी, सवाल ये नहीं है, एक चीज और इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है
कि आज अभी के समय में विचार बदल रहे हैं, कानूनी जो प्रावधान है उसको लेकर भी लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। जो व्यवस्था है उसमें है कि अगर जज ने इस्तीफा दे दिया, लिख कर दे दिया कि हमने इस्तीफा दे दिया, उसी समय इस्तीफा हो जाता है। ऐसा संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में यही लिखा हुआ है कि जज इस्तीफा कैसे देता है। अब यहां पर एक बात कही जा सकती है कि चूंकि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जब तक उस इस्तीफा को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक माना जाएगा कि उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। यहां पर एक और तकनीकी बात कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर इनको दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके भेजा गया था, भले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट पर उनको वहां पर मौजूदा जज के तौर पर दिखाया गया है। तो कुछ तकनीकी चीजें हैं लक्ष्मण जी, जिसे मुझे लगता है कि उसका लेकर के उस पर अभी भी बहस हो सकती है, उस पर गुंजाइश होती है। लेकिन लक्ष्मण जी, सवाल यहां पर केवल यशवंत वर्मा का नहीं है। सवाल यह है कि उनके इस मसले से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी बहस जो छिड़नी चाहिए थी, मुझे लगता है कि अभी उस पर बहस नहीं हो पा रही है और यही समय है जब बहस होनी चाहिए। कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, किसी जुडिशरी के भीतर से आया था कि जजेज आर नॉट होली काउ, उनको बनाया भी नहीं जाना चाहिए, जजेज पर भी बात होनी चाहिए। और जजेज को इम्यूनिटी मिली हुई है, उनको सुरक्षा दी गई। सुरक्षा इसलिए दी गई कि जजेज न्याय करते हैं, उनके न्याय करने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो, इसलिए उन्हें कुछ प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, कुछ सहूलियत दी जानी चाहिए, कुछ रियायत दी जानी चाहिए, ताकि वो निर्भीक होकर के अपना न्याय कर सके। लेकिन उन्हें जो ये सहूलियत दी गई, जो इम्यूनिटी दी गई, उसी की आड़ में अगर कुछ गड़बड़ होने लगे तो माफ कीजिएगा, फिर तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं लक्ष्मण जी, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस एसपी भारूचा, 2001 से 2002 के बीच में चीफ जस्टिस थे। उन्होंने उस समय कहा था कि 20% जो जजेज हैं वो करप्ट हैं। ये मैं उनका स्टेटमेंट दे रहा हूं। अभी एक तमिलनाडु में एक तमिल फिल्म आई थी, उस फिल्म में जजेज को करप्ट दिखाने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया गया था। फिल्म का स्टोरी लाइन में थी कि जुडिशरी में करप्शन है। उस फिल्म को रोकने के लिए मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट की तरफ से ये बात आई थी कि जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी में अगर भ्रष्टाचार है और जुडिशरी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बात करने में दिक्कत कहां है, बात होनी चाहिए। तो ये चीज ये है कि हम ये जो वास्तविकता है उसे हम नकारने लगे हैं, न्यायपालिका नकारने लगी है। और लक्ष्मण जी, थोड़ा सा और मैं समय लूंगा कि कैसे न्यायपालिका नकारती है। उसका मिसाल आपके सामने है कि कुछ दिन पहले एनसीईआरटी की किताब में, बच्चों की किताब में एक अध्याय, एक चैप्टर आ गया, उसमें न्यायपालिका में एक करप्शन की बात की गई थी। और फिर आपने देखा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ऑफेंड हो गई, देश के मुख्य न्यायाधीश ऑफेंड हो गए और एनसीईआरटी ने माफी मांगी, सरकार ने माफी मांगी, किताब जो बाजार में चली गई थी किताब वापस मंगाई गई, चैप्टर हटाया गया, उन लोगों ने, जिन लोगों ने अध्याय लिखा था उन्हें पनिश किया गया। मतलब ये कि इस पर बात नहीं करनी है। तो जब बात नहीं की जाएगी तो न्यायपालिका के भीतर जो गड़बड़ी है वो कैसे ठीक होगी। तो जो जस्टिस गौर साहब जो बात कह रहे हैं कि न्यायिक सुधार की जरूरत है, मुझे लगता है कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया चले या रुक जाए उस पे वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के जरिए ये जो माहौल, ये जो मसला उठा है उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि इस पर कैसे विराम लगाया जाए, न्यायपालिका की गरिमा को कैसे बचा के रखा जाए, न्यायपालिका में अगर करप्शन है सबसे बड़ा सवाल डील किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है आज की तारीख में। हमारे साथ वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं। दरअसल हम लोग चर्चा कर रहे थे जस्टिस वर्मा से जुड़ी हुई रिपोर्ट संसद में पेश की गई उसको लेकर के कि उस रिपोर्ट के बहाने क्या अब समय आ गया है कि हम लोग जुडिशियल रिफॉर्म करें, और ख़ास तौर से जो अभी प्रभाकर जी कह रहे थे कि आम तौर पे बचा जा रहा है कि न्यायालय में भ्रष्टाचार है, इसको कोई खुल के बोलना नहीं चाहता है, ना तो न्यायालय इसको स्वीकार करना चाहता है। कहीं पे डर रहता है कि अवमानना का मामला न बन जाए। एक जगह इम्यूनिटी की बात आ रही है कि जजों को इम्यूनिटी मिली रहती है। तो अब आपको लगता है आभा सिंह मैम कि अब ये समय आ गया है कि अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आना होगा, क्योंकि जिस तरह के साक्ष्य आ रहे हैं अब इसके लिए कदम भी उठाने होंगे, चर्चा भी करनी होगी। देखिए, जुडिशरी में जो करप्शन है इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। कि क्या करना है वो बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे, अगर हम सिर्फ जांच एजेंसीज के अंडर कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक जो हमारी जो इम्पार्शियलिटी है, या हम कहेंगे कि हमारी जो डेमोक्रेसी की मेन
फाउंडेशन है वो हिल जाएगी। इसलिए शायद जुडिशरी में अगर आप जजेस के कैरेक्टर की बात करिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, करप्शन की बात करिए तो कंटेम्प्ट हो जाता है। बट यस, आज के समय जस्टिस वर्मा के यहाँ जिस तरह से इतना कैश मिला है और उनको रिजाइन करने दे दिया गया और उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो गलत है। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर करप्शन है तो उसमें कोई जुडिशियल इम्यूनिटी या जस्टिस को इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। करप्शन इज अ क्राइम। तो मुझे लगता है कि वेयर अ क्राइम हैज हैपेंड देयर शुड बी नो इम्यूनिटी। और अगर हमने ये नहीं किया तो प्रजातंत्र भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि फिर पॉलिटिशियंस विल जस्ट रब शॉट जुडिशरी। पब्लिक जो है, जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस हम कहते हैं कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो खत्म हो जाएगा। और मुझे एक इंपॉर्टेंट बात लगती है, जैसे मुझे भी 12 साल हो गए इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए, कि जो जजेस को हम राज्यसभा दे रहे हैं, उनको गवर्नर बना दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस, आप उनको चाहिए तो 5 साल और रख दीजिए, 70 साल तक काम करने दीजिए जैसे विदेशों में होता है। बट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट दे शुड नॉट गेट एनीथिंग। इनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए, तभी ये बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके काम करेंगे। 3 पॉइंट आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट कही। पहली बात कि उनके इस्तीफा देने के दे दिया जाता है, आगे कार्रवाई क्या होगी इसको लेकर असमंजस है। दूसरी चीज़ आपने कही कि भ्रष्टाचार पे बातचीत अब होनी चाहिए, उसके लिए कदम भी उठानी चाहिए। और तीसरी चीज़ कि रिटायर होने के बाद जजों को भले एक्सटेंशन दे दीजिए, लेकिन राज्यसभा सदस्य या दूसरे ऐसे लाभ वाले पद जो हैं उनको ना सौंपा जाए। तीनों ऐसे मुद्दे जिस पर काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो आपने उठाया, तत्कालिक सवाल वही है। उस पर मैं आभा सिंह एक बार आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँगा। अभी के केस में क्या होगा? जस्टिस वर्मा ने रिजाइन कर दिया है, तो क्या अब महाभियोग की कार्रवाई चलेगी? और महाभियोग कार्रवाई चलने के बाद क्या होगा? देखिए, जब उनके ऊपर महाभियोग लाना था उसी वक्त उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ होने नहीं दिया। हाँ। तो जजेस भी जो है उनको प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, क्योंकि आप देखिए जो शुरू में फुटेज आई थी कैश की, वो सारे दिल्ली पुलिस के जो मोबाइल से वो सब सीज कर लिए गए। उस पे कोई लाइट डाला ही नहीं गया कि वो फुटेज कहाँ गए, वो मोबाइल्स क्यों पुलिस कांस्टेबल्स के लिए गए, या जिस टीम ने जिसने भी फोटो ली थी, वीडियोस लिए थे। तो महाभियोग चलाना मुझे नहीं लगता चलाया जाएगा। पार्लियामेंट के ऊपर बिल्कुल राइट है चलाने का, लेकिन उनको रिजाइन बाइज्जत करा दिया गया। और इसीलिए, क्योंकि पहले भी एक बार हुआ है जब जजेस पे करप्शन आया है, उसमें भी इम्पीचमेंट नहीं लाया गया। लेकिन मुझे लगता है इम्पीचमेंट लाना जरूरी है, ताकि एक पूरे जो जजेस की कम्युनिटी है, इनको भी एक भय होना चाहिए कि तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। सो आई थिंक दैट द टाइम हैज कम इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन इम्पीचमेंट होगा नहीं, वो रिजाइन कर चुके हैं। हाँ। अच्छा, इम्पीचमेंट होगा नहीं चूंकि वो रिजाइन कर चुके हैं। अच्छा, इम्पीचमेंट हो भी जाएगा तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो भी गलती की वो सारी गलती उनकी अब खत्म हो जाएगी? लेकिन मेरा कहना है एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? अगर जुडिशियल करप्शन कैश इतना मिला तो उसमें जो है पुलिस को कार्रवाई करने क्यों नहीं दिया गया? जब आप एक आम आदमी के साथ करते हैं कि वो जो है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर लिखी जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो यहाँ पे क्यों जुडिशरी अपने जजेस को बचाने की कोशिश कर रही है ऐसे केस में जहां पे कैश उनके घर के आउट हाउस में मिला है? वरिष्ठ वकील आशुतोष श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, क्या एक वजह ये हो सकती है कि जजों को इम्यूनिटी मिला हुआ है, इस वजह से एफआईआर दर्ज करने से पुलिस बच रही थी? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जजमेंट किया था जिसको वीरास्वामी केस बोलते हैं। तो वीरास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया था कि अगर कोई भी जज के खिलाफ अगर कंप्लेंट आता है तो एफआईआर रजिस्टर तभी हो सकता है जब चीफ जस्टिस उसको परमिशन देंगे, सैंक्शन देंगे। तो इस केस में जैसा हमने देखा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को लेकर के एक ऑर्डर भी किया था कि पहले ये इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा इंटरनल, और उसके बाद ही जो है इसके ऊपर जो भी है फैसला लिया जाएगा या आगे इसको देखा जाएगा। अब हमने देखा कि जो है 3 मेंबर्स कमेटी बनाई गई है पार्लियामेंट में, और जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कुछ 116 पेज या जो भी का रिपोर्ट दिया, जिसमें ये उन्होंने कहा है कि ये कैश में कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है जस्टिस वर्मा का नहीं आ पाया है, और कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि इतना कैश उनके पास कहां से आया, और जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल मैच नहीं होता है, और ये कैश का जो जस्टिफिकेशन है ये कहीं से उसमें नहीं मिल रहा है। तो इन सब मामलों को देखते हुए अब जैसे बाकी भी पैनलिस्ट ने ये बात बताई कि अब चूंकि उन्होंने रिजाइन किया तो इम्पीचमेंट पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इम्पीचमेंट तो देखिए उनको निकालने के लिए था, वो उस पद से हटाने के लिए था,
जो प्रोसेस है वो उसके लिए होता है, तो वो फेज उस टाइम पे नहीं उसको लिया गया उस तरीके से, या हम ये यूं कहें कि एक प्रोसेस मोशन में आया था शुरुआत में, लेकिन बाद में चूंकि उन्होंने अप्रैल 2026 में अभी जो है रिजाइन जब कर दिया, तो इम्पीचमेंट जो है इनफैक्चुअस हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जो उनके बेनिफिट्स हैं, वहां पे जरूर मुझे लगता है इफेक्ट आएगा पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। और साथ में आज के डेट में भी अगर कमेटी का रिपोर्ट अगर ये बताता है कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है प्रॉपर इतने कैश का, तो मुझे लगता है आज के डेट में भी एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है और इसमें सैंक्शन दिया जा सकता है। एंटी करप्शन जो हमारा जो लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो हमारा है, उसके अंडर जो है इसमें कार्रवाई की जा सकती है। अब जहां तक देखिए बिल्कुल, दरअसल इसमें क्या क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए, तो अभी जैसे आभा जी ने भी बताया, बहुत अच्छे सजेशंस दिए, और मुझे लगता है कि इसके अलावा एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होनी चाहिए जजेस की। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर करप्शन होगा तो जो है जो जजमेंट है या जो ऑर्डर्स है वो गलत आएंगे, और अगर ये गलत ऑर्डर आते हैं और अपील में जब ये मामला जाता है ऊपर के कोर्ट में, तो क्या होता है कि ऊपर का कोर्ट जो है हायर कोर्ट को लगता है ये डिसीजन गलत था, तो उस डिसीजन को जो है रिवर्स कर दिया जाता है सिंपली। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह के डिसीजंस किसी पर्टिकुलर जज के बार बार गलत आ रहे हैं और बार बार जो है अपील में उसके डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को तय करना होगा। क्योंकि देखिए लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो बेचारे लिटिगेंट हैं उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ सही फैसला नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, तो वो सिर्फ अपील में चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ अपील में जाना ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपको उसको रोकना पड़ेगा। ये डिसीजन ऐसा गलत क्यों आ रहा है? आज के डेट में हम देखते हैं कि कितने सारे क्रिमिनल मैटर्स भी हैं, उसमें बेल, बहुत सारे मैटर्स जहां मिलना चाहिए नहीं मिलता है, जहां नहीं मिलना चाहिए मिलता है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। जो ऊपर हायर कोर्ट में जाता है तो उसमें बेल ग्रांट किया जाता है, बहुत सारे मामलों में जो है उसको रिजेक्ट भी किया जाता है कि ये गलत बेल मिला था। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल, दरअसल अकाउंटेबिलिटी को जरूर लाना होगा, जिससे करप्शन को बिल्कुल, कम दरअसल किया जा सके। यही हम पूछना भी, जस्टिस वर्मा के मामले को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड लाइन कर भी दे, तो जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे तय किया जाए, उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होती है जब अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे होते हैं तो निष्पक्षता भी बनी रहे, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है, जो दोनों के बीच बहुत ही थिन लाइन है। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एन मित्तल साहब जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब, अब तक आपने बहस सुनी होगी, हमारी चर्चा तो शुरुआत हुई जस्टिस वर्मा से जुड़ी हुई कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको लेकर के, लेकिन मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा इससे आगे बढ़ करके है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब लगता है कि ऐसे मामले दोहराए ना जाएं, तो आपको सिस्टमिक कुछ बदलाव करना होगा, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक रिफॉर्म की बात अभी एडवोकेट श्रीवास्तव साहब कर रहे थे कि जब भी कुछ असामान्य सा फैसला हो रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, तुरंत में एक रेड अलर्ट टाइप से सिस्टम हो जाए ताकि पता चले कि फैसला किसी दबाव में तो नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है क्या? जस्टिस मित्तल साहब। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, नहीं, मेरा सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा वाले मामले सामने आने के बाद आपको लगता है कि जुडिशियल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, खास तौर से ऐसे मामले में जहाँ पे असामान्य फैसले लिए जाते हों किसी कोर्ट के द्वारा, तो फिर वहाँ पे एक अलर्ट आए, उसको देखा जाए, उसकी समीक्षा की जाए, ऐसी व्यवस्था हो ताकि किसी दबाव में कोई फैसले ना हो, सुनिश्चित किए जा सके। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म की आवश्यकता है और इस प्रकार के भ्रष्ट जजों पर निगरानी करने की भी जरूरत है और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की भी आवश्यकता है। अब मैं नहीं समझता कि 2025 में जब कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है तो अभी तक उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव क्यों नहीं आया है, और संसद ने जो समिति बनाई थी उसमें भी लगभग 1 साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है और 1 साल के बाद उनकी रिपोर्ट आई है। तो पहली चीज तो ये कि इसमें जो इनिशियल स्टेज पर ही जो लापरवाहियां हुई, जो कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंगित भी किया है कि घर की सफाई बिना उनकी अनुमति के कर दी गई, घर को सील नहीं किया गया, और बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको कि किया जाना चाहिए था। तो निश्चित रूप से जुडिशियल रिफॉर्म की आवश्यकता है और इस प्रकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जज हैं उन पर कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है और वो त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।
मैं किसी भी रूप में भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं हूं, और जस्टिस वर्मा ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में तो जस्टिस एस.एन. शुक्ला, जस्टिस कुद्दूसी और 2-3 न्यायमूर्ति रहे हैं जिनके विरुद्ध ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये चीफ जस्टिस का दायित्व है, और मुझे खुशी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस डी.के. उपाध्याय, वो भी इलाहाबाद से ही हैं। उन्होंने इस मामले में तत्काल प्रारंभिक जांच करके वो रिपोर्ट उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी, और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 मुख्य न्यायाधीशों की एक समिति बनाई, और उस समिति ने भी जस्टिस वर्मा को दोषी पाया। तो ऐसे मामले में त्वरित एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं की गई, इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसी भी न्यायमूर्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं की जा सकती है उसके खिलाफ, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है। ये अवैध रूप से न केवल धन की वसूली का और रिकवरी का मामला है, बल्कि करेंसी नोट्स के जलने का भी मामला है। तो ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी, और मुझे बड़ा खेद है कि इसमें इतना विलंब से कार्रवाई की जा रही है कि हो सकता है कि इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही हो सकता है कि इसमें और कोई मोटिव छिपा हो। तो मात्र उनके इस्तीफा दे देने से ये मामला समाप्त नहीं होता है। और जस्टिस वर्मा की भी हठधर्मिता देखिए, तो उनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय शिफ्ट किया गया, और उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा इतने विलंब से दिया। तो निश्चित रूप से ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जनता के सामने साफ मैसेज जा सके कि सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखती है। जस्टिस मित्तल, दरअसल अभी कौन दोषी है, जस्टिस वर्मा दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, वो अभी जांच का विषय है, विचाराधीन है। मैं थोड़ा सा इस मुद्दे को बड़े पर्सपेक्टिव में आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने कहा भी कि निश्चित तौर पे जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है। आपके हिसाब से ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या फिर ऐसे मामले को रोकने के लिए किस तरह से जजों को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, व्यवस्था में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, व्यवस्था में एक तो ये जो जजेस को इम्यूनिटी प्रदान की गई है, वो इम्यूनिटी में थोड़ा सा संशोधन किया जा सकता है कि अगर कोई जज भ्रष्ट रूप, देखिए पूरी हाईकोर्ट जानती है कि कौन जज भ्रष्ट है, पूरा अधिवक्ता समाज जानता है कि कौन जज भ्रष्ट है, कौन नहीं है, और कौन ईमानदार है। तो हमारे मुख्य न्यायाधीश को, चाहे वो हाईकोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, अपना एक विजिलेंट, जैसे LIU होती है लोकल लेवल पर, इस प्रकार से एक मशीनरी निर्धारित करनी चाहिए, और उस मशीनरी की रिपोर्ट पर उसको वॉच करना चाहिए, और वॉच करके अगर वो पाया जाता है कि उस रिपोर्ट में कुछ सत्यता है, तो उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, और तुरंत ही उनका जुडिशियल वर्क विड्रॉ किया जाना चाहिए, तुरंत विड्रॉ किया जाना चाहिए। कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है। ये अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है कि चीफ जस्टिस जब चाहे तब किसी न्यायमूर्ति का, किसी न्यायाधीश का वर्क विड्रॉ कर सकता है, और ये अधीनस्थ न्यायालयों में, जिला न्यायालयों में होता है। जिला न्यायालयों में नॉर्मली ये होता है कि अगर वहां भ्रष्टाचार की शिकायत है तो वो फाइल उस जज के यहाँ से मंगा ली जाती है, या उस जज को ऐसा कोई अनइम्पोर्टेंट काम दे दिया जाता है कि जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो। तो इसमें एक हमें तंत्र विकसित करना पड़ेगा, और वो तंत्र अंदरूनी तौर पर लोकल अदालतों पे कितना प्रभावशाली है जस्टिस मित्तल, ये तंत्र लोकल अदालतों में कितना प्रभावशाली है? लोकल अदालतों में काफी प्रभावशाली है, और इसमें लोकल अदालतें काफी इससे डरी हुई भी रहती हैं। हालांकि मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा कि लोकल अदालतों में भ्रष्टाचार नहीं है, परंतु है, भ्रष्टाचार है, परंतु उस पर वो उच्च न्यायालय की तुलना में कम है। तो कहीं ना कहीं तो ये प्रभावशाली है। तो 2 बातें आपने कही, इस पर दोनों पर जरा राय ले लूं बाकी मेहमानों का। जस्टिस सुनील गौड़ साहब हैं। सुनील गौड़ साहब, 2 चीज़ें जो इन्होंने कही मित्तल साहब ने, एक कि जो इम्यूनिटी के मौजूदा नियम है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, दूसरा विजिलेंस मैकेनिज्म ऊपरी अदालतों में ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की ज़रूरत है, या फिर ऐसे कोई व्यवस्थागत इंतजाम किए जाए, विजिलेंस रहे, ताकि पता चले कहाँ पे गड़बड़ी की संभावना है, आशंका है। आप दोनों सहमत हैं? मैं जस्टिस मित्तल से पूर्णतः सहमत हूँ।
जो उन्होंने सुझाव दिए हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, चीफ जस्टिस को पावर्स होनी चाहिए। और एक बार सरकार पीछे जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल भी लाई थी, उसमें कुछ संशोधन करके दोबारा उसको लाना चाहिए, ताकि जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ FIR भी होनी चाहिए चीफ जस्टिस की परमिशन के बाद, और कार्रवाई पूरा होना चाहिए। और बिल्कुल बहुत अच्छे सुझाव आए, इनका हम स्वागत करते हैं। इम्यूनिटी के नियम में बदलाव करना ये कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, आज की मांग यही है कि होना चाहिए। अभी किस तरह की इम्यूनिटी है अभी, जो भी खास तौर पे कोई ऐसे भी मामलों में नहीं, अभी जजों को किस तरह की इम्यूनिटी मिली रहती है? कुछ भी गड़बड़ी करे कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि उनकी अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर ऐसे सिचुएशन में कि उनको इम्यूनिटी है, ऐसी बात नहीं है। तो चीफ जस्टिस के परमिशन से, और कोई भी चीफ जस्टिस मना भी नहीं करेगा ऐसे केस में। वो कहेगा ठीक है इंक्वायरी की जाए, खुद भी इंक्वायरी करेंगे और आगे भी कहेंगे ठीक है जी आप FIR करना चाहते हैं करिए, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई नहीं रोकेगा इसे। प्रभाकर मिश्रा जी, हाँ प्रभाकर मिश्रा जी, आपने सुना 2 हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, दोनों मानते हैं कि इम्यूनिटी के नियमों में बदलाव करना जाना चाहिए, साथ ही साथ जजों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, कुछ विजिलेंस मैकेनिज्म होने चाहिए हायर कोर्ट पे। लेकिन आखिर रोकता कौन है इसको करने से? ये बड़ा गंभीर सवाल है लक्ष्मण जी। ये जो इम्यूनिटी दी गई वो इसलिए दी गई कि जज बिना किसी भय के अपना काम कर सके, न्याय दे सके। वो इसके लिए नहीं थी कि वो कुछ भी कर सके। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ भी करने की आज़ादी मिल गई है। और ये मैं कह रहा हूं कि कुछ भी करने की आज़ादी, मतलब आप सोच कर देखिए कि किसी के जज के घर, चाहे उसका हो या किसी और का हो, इतना पैसा, अकूत पैसा मिला, जहां जैसा रिपोर्ट में कहा गया कि जो लोगों ने देखा वो उनको भरोसा नहीं हुआ कि इतना पैसा मिला। तो वहां पर किसने, कौन एक्ट, क्या जजेज इंक्वायरी एक्ट कहता है या जजों को मिली हुई इम्यूनिटी ये उसको रोकती है कि वहां पर वो होना चाहिए, सीजर होना चाहिए था, वहां पर उस जगह को प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, वहां पंचनामा होना चाहिए था। वो किसने रोका था? ऐसा तो कोई, अब मुझे मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कोई नियम है जो इसे रोकता हो। या पुलिस के, अगर वहां पर जो फायर वाले गए उन्होंने अपने अधिकारी को अगर बताया तो उस अधिकारी ने किसी बड़े को बताया होगा, तो किसने रोका था? जी सर, कुछ कह रहे हैं? जी सिर्फ जी जस्टिस मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय इनका पूरा घर सील किया जाना चाहिए था, इनके सारे रिश्तेदारों के घर पर छापे मारे जाने चाहिए थे और पूरा घर सील करके उसकी जांच की जानी चाहिए थी। इनके जितने रिश्तेदार हैं, इनका जितना इलाहाबाद का घर है, उसको भी सील करके उसकी जांच की जानी चाहिए थी। और यहीं पर लक्ष्मण जी, यहीं पर बात आती है कि रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट तो कह रही है कि वहां पर ये चीजें नहीं हुई, तो ये ओनस छोड़ दिया गया जज पर कि जज ने उन पैसों को बचा के नहीं रखा, उसको प्रिजर्व नहीं किया। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस एक्ट में लिखा हुआ है, किस जजेज इंक्वायरी एक्ट में लिखा हुआ, या कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं। नहीं, अपने खिलाफ सबूत को हम ही प्रिजर्व करके रख लें। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी रोचक सी बात है। दूसरी बात आपने कहा कि कौन करेगा। अब इसको बस समझिए कि 2010 का एक वाकया याद आ रहा है। 2-4 साल हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट करना शुरू किया था। प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर कहीं कुछ इंटरव्यू दे दिया था। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हुई, नोटिस हुआ। कंटेम्प्ट की कार्रवाई जब शुरू हुई तो उनके पिता पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि कैसा अवमानना, क्या गलत कहा है, और उन्होंने हलफनामा दिया कोर्ट में कि अब तक, उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस थे बालाकृष्णन साहब, 16 उस समय चीफ जस्टिस हो चुके थे। उन्होंने कहा कि 16 जजों में 8 जज भ्रष्ट हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इसे हलफनामे में दे रहा हूं। कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया नाम के साथ। कोई चर्चा नहीं हुई थी लक्ष्मण जी, कोई चर्चा नहीं हुई थी। जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बात करने वालों पर पता नहीं क्यों जुडिशरी इसको सुनने को तैयार ही नहीं है, उस पर बात हो ही नहीं रही है। और हमेशा, और इस मामले में सरकार और न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों, पता नहीं क्यों उनमें बड़ी कदम ताल है।
और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक किसी भी जज के खिलाफ संसद से महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। आप देखेंगे उसकी वजह होती है, अलग अलग वजह होती है। ये हो सकता था इसलिए कि ऐसा माहौल बन रहा था, लेकिन आपने ये भी देखा कि इसमें भी ऑपोजिशन के लोगों ने अपनी बातें कही, इसे भी रोकने की कोशिश हो रही थी, अभी भी होगी। तो ये जो बात समझ में आती है ऐसा कि एक ऐसा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में कुछ मामलों में एक राय बनती है, और वो कम से कम है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कहीं गंभीरता मुझे तो कम से कम नहीं दिख रही है। और ये क्यों जरूरी है लक्ष्मण जी, मैं एक लाइन और जोड़ूंगा। हाँ, मैं एक लाइन जोड़ूंगा कि न्यायपालिका जो है ना, न्यायपालिका को हम जब कहते हैं ना कि न्यायालय है वो न्याय का मंदिर है, अभी तक हम यही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। और जजों को हम माय लॉर्ड्स जब कहते हैं तो लॉर्ड मतलब भगवान की तरह कहते हैं। दो तस्वीरें याद हैं लक्ष्मण जी जो मैंने अपनी देखा हुआ है कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान, कि एक आदमी जा रहा था कोर्ट के सामने, BM दास रोड से सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर से जा रहा था, और उसने अपने हाथ में कोई इसके पास मेडिकल बिल वगैरह का थैला था जमीन पर रखा और कोर्ट के सामने ऐसे हाथ जोड़ा था। तस्वीर आज भी याद है, 2007 की तस्वीर है। और उसके अगले साल एक तस्वीर मैंने देखी थी, एक महिला, उसके केस की सुनवाई नहीं चल रही थी, चीफ जस्टिस की बेंच के में पीछे खड़ी थी और वो ऐसे हाथ जोड़ के बुदबुदा रही थी जैसे भगवान के सामने कोई भक्त बुदबुदाता है। ये न्यायपालिका के प्रति लोगों की आस्था होती है। और जब इस तरह की चीजें आती हैं, जजों पे इस तरह के आरोप लगते हैं और वो आरोप इस तरह उन आरोपों पर लिपापोती कर दिया जाता है, जब खबर इस तरह छपती है कि किसी वकील ने ये कहा कि इतने जज भ्रष्ट हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना जज पे कार्रवाई होती है, नहीं जिसने आरोप लगाया उससे पूछताछ होती है। और जब किसी जज के घर पे इतना पैसा लगता है तो ये नहीं बताया जाता कि वो पैसा आया था, तो इस जांच रिपोर्ट में ये भी बात तो होनी चाहिए थी कि अगर उनका नहीं था तो किसका था, या प्रिजर्व नहीं किया गया तो उस पुलिस अधिकारी से पूछा जाना चाहिए था, पुलिस अधिकारी की जवाबदेही हो सकती थी। तो इस मामले में रिपोर्ट एकदम मौन है। तो वही बात आती है कि अगर तू नहीं तो कौन रे, एक वो चलता है, कौन, अगर उनका नहीं था किसका था, ये खोजेगा कौन। मतलब ये कि सब लोग नहीं, कोई नहीं चाहता कि न्यायपालिका में, अच्छा इसके पहले मैंने जिक्र किया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे तो न्यायपालिका को यह बात बुरी लगती है। और दूसरी बात एक और कि न्यायपालिका से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बोल सकते हैं, जो कह सकते हैं, वो बोलना नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगर से बैर कौन करेगा। कुछ प्रशांत भूषण टाइप कर सकते हैं और कुछ शांति भूषण टाइप के लोग कह सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका न अंदर झांकती है न उनके बारे में उंगली उठाने वाले को सुनना चाहती है, बर्दाश्त करती है। नहीं, दरअसल इसमें आपने जो सवाल उठाया आखिर कौन इस पे पहल करे, एडवोकेट आभा सिंह जी, पहल मान लिया जाए सरकार करना शुरू करती है, तो कई बार सब सरकार ऐसे पहल करते हैं कि हम जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर सरकार की मंशा पे भी लोग सवाल उठाते हैं, कहीं जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए आप जुडिशरी पे कंट्रोल तो नहीं करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी दो हमारे जो पूर्व जजों ने कहा कि इम्यूनिटी के कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है, जजों को अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। जब ऐसे करने आप चलेंगे, कानून बदलने जाएंगे, तो फिर सवाल उठाया कि कहीं आप जजों पर प्रभाव तो डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात लोग ये याद नहीं कर पा रहे हैं कि 5-7 साल पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चेंज लाया गया। जो सैंक्शन थी वो सैंक्शन इन्होंने बद खत्म कर दी कि बिना सैंक्शन के आप कोई करप्शन के केस में पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। तो वो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में जाके अटका हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने भी इस मामले को डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर बैठा हुआ है। आप अगर करप्शन का केस है, आप सैंक्शन क्यों मांग रहे हैं? आम आदमी अगर चोरी डकैती करता है तो क्या उसके लिए सैंक्शन मांगी जाती है कि नहीं तुम्हारे पास करोड़ों रुपए मिले हैं, जब सैंक्शन मिलेगी तब हम कार्रवाई करेंगे? आप पुलिस के हाथ बांध देते हैं। जो बार-बार आदमी इशू उठा रहा है कि जो वीडियो कैमरे से ये कैश लिया गया, आपने पढ़ा होगा, मैंने तो पेपर में ही पढ़ा था कि उन सब मोबाइल्स को सरेंडर कर लिया गया। किसने सीज किया? कौन सी वो बिहाइंड फोर्स थी जिसने दिल्ली पुलिस को कंट्रोल किया और ये सारी चीजें खत्म कर दी? सच्चाई बिल्कुल आनी चाहिए। किसका पैसा था, किसका पैसा था? आज आप देखिए, जितने गवर्नमेंट लीडर्स, अटॉर्नीज होते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो जजों के बेटे हैं या भतीजे हैं। सारा जितना नेपोटिज्म जुडिशरी में है उतना कहीं नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मतलब जज का बेटा ही जज बनेगा, जज का ग्रैंडसन ही जज बनेगा। क्यों भाई? क्या जब तक अगर आप खानदानी वकील और जज नहीं है तब तक आपको कोई पोजीशन नहीं मिलेगी? द टाइम हैज कम कि आप जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट करिए, इनके भी इनकम टैक्स रिटर्न सामने लाइए। ये कोई भगवान नहीं रहे। टेंपल ऑफ जस्टिस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो टेंपल ऑफ जस्टिस को भी सुधारना पड़ेगा। आफ्टर ऑल सोसाइटी में अगर करप्शन है तो सोसाइटी से ही ये जज आते हैं।
ये कहीं और से नहीं आते हैं कि ये आसमान से आते हैं और ये बैठ जाते हैं वहां पे और हम उनको लॉर्डशिप करके अपना मुंह बंद कर लेते हैं। करप्शन अगर हुआ है तो लाइक अ कॉमन मैन दे नीड द पुलिस हैज शुड हैव द पावर कि आयो जो है उनको बुलाए, उनको तलब करे, आपके यहाँ पैसा मिला है, आप बताइए कहाँ था, किसने दिया। और ये कह के कि जुडिशियल इम्यूनिटी कर दीजिए कि नहीं जज को हम नहीं बुलाएंगे, तो करप्शन बढ़ता जाएगा। और ये याद रखिएगा कि अगर हमने जुडिशरी पे इस तरह से खुली लगाम दी कि मतलब उनका करप्शन हम नहीं करेंगे, तो पॉलिटिशियंस उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे यू एक स्क्रैच चीज माय बैक आई स्क्रैच योर्स। आम आदमी जो है वो प्रजातंत्र पे खतरा हो जाएगा अगर जुडिशरी पे कंट्रोल नहीं किया गया। एक चीज जो इम्यूनिटी कानून में बदलाव की बात कर रही है, जो आपने कहा कि इम्यूनिटी मिली रहती है लेकिन इसमें बदलाव कौन करेगा? इनिशिएटिव लेने का पावर किसके पास है? आशुतोष जी। नहीं, देखिए, एक तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर पास किया था कि अगर कोई भी जुडिशियरी में किसी के ऊपर करप्शन चार्ज है तो चीफ जस्टिस का परमिशन उसके अंदर सैंक्शन लगेगा। ठीक है, अभी आवाज सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे कई सारे सुप्रीम कोर्ट तो कई सारे ऐसे ऑर्डर पास करती है और सरकार फिर उसको पलट देती है। हाँ, इसमें देखिए सैंक्शन तो पब्लिक जो सर्वेंट है उनका तो अलग, वो तो इशू अलग है। यहाँ पे जुडिशियरी के लिए अलग से इन्होंने फर्दर इम्यूनिटी बनाया, जो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस से भी उसको चेंज किया जा सकता है। पार्लियामेंट में भी जो है नए ऑर्डिनेंसेस जो है पास किए जा सकते हैं इसको दूर करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट ही अपने डिसीजन को जो है चेंज कर सकता है। आज की डेट में जितना करप्शन के चार्जेस जो बढ़ते जा रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा जो ये केस है, जस्टिस वर्मा का जो केस है, मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर एफआईआर करके एसआईटी बिठाने की जरूरत है, और एसआईटी जो है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे कितने बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, पैसे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं इनके, और कितने प्रॉपर्टीज हैं, इंडिया के बाहर प्रॉपर्टीज है क्या, और इनके ऊपर अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं तो उसके लिए अलग से केस जो है उनको लगाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा केस खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट बिल्कुल यही बता रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है और कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है इतने कैश का और इतना पैसा कहाँ से आया। तो जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लगता है कि जस्टिस मित्तल कुछ बोलना चाहते हैं। जस्टिस मित्तल, मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि जस्टिस वर्मा को छोड़ दिए, इस मामले को, स्पेसिफिक मामले को छोड़ दिया जाए। मैं सिर्फ पूछूं कि ये पहल कोर्ट करेगा या फिर सरकार करेगी? देखिए, ये पहल दोनों को करनी चाहिए, मुख्य न्यायाधीश को भी करनी चाहिए और सरकार को भी करनी चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक सुझाव है मेरा। 94-95 में ये व्यवस्था थी कि अगर बार से या सर्विस से किसी जज का एलिवेशन होता है तो ओथ लेने के दिन ही उसका ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया जाता था। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने जहां 25 साल 30 साल जिस हाई कोर्ट में वकालत की, उसका पूरा स्टाफ भी आपको जानता है, उसके पूरे वकील भी आपको जानते हैं, उनका आपके घर पर आना जाना होता है, उनके आपसे टेलीफोन नंबर होते हैं, आप इजीली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इजीली, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा कि आप इनसे क्या बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो स्थिति 95-96 में थी कि जैसे ही किसी जज का एलिवेशन हुआ उसके दूसरे दिन ही उसे दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता था, तो ये व्यवस्था तत्काल रूप से लागू की जानी चाहिए। जस्टिस वर्मा के मामले में भी, चूंकि वो दिल्ली हाई कोर्ट के दिल्ली विश्वविद्यालय के ही पढ़े हुए थे और दिल्ली उनका अपना एक घर था, तो इस तरीके से उनके तमाम साथी भी रहे होंगे। तमाम, देखिए, जजों को खरीदने की वकील हर तोड़ कोशिश करता है, हर तोड़ कोशिश करता है। तो प्रश्न ये है कि जब वकील और जज दोनों आपस में एक दूसरे से पूरी तरह परिचित हैं, दोनों के पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर है, दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना है, तो फिर ये भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? मान्यवर, तो जो व्यवस्था 94-95 में थी कि जैसे ही एलिवेशन हो उसको दूर, किसी दूर के हाई कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, और इतना ही नहीं, 3-4 साल पीछे उनका शिफ्टिंग होते रहना चाहिए, ताकि जो कॉकस है, मेरा सवाल, मेरा मुद्दा मित्तल साहब इससे अलग है, इससे आगे है दरअसल, कि कोई व्यक्तिगत प्रभाव में आ जाए, वकील जज को प्रभावित करने की कोशिश करे दूसरे तौर तरीकों से, इसकी गुंजाइश
कितनी कम से कम की जा सकती है? मिसाल के तौर पर आप सारे सुनवाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्वजनिक रखिए, पारदर्शी रखिए, जो कानून कहता है उसके हिसाब से हो। कहीं असामान्य फैसले हो तो तुरंत इसका अलर्ट ऊपरी जज जो उनके सीनियर जज हैं उनके पास जाए, या फिर जो आपने कहा विजिलेंस मैकेनिज्म बनाया जाए, उस मैकेनिज्म के तहत अलर्ट सिस्टम हो, ताकि इसकी गुंजाइश ही कम बने। ठीक है, वहाँ वकील जान पहचान के नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ हो सकता है जान पहचान के निकल जाए, तो इसकी गुंजाइश छोड़ ही क्यों जाए? ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो चर्चा कर रहे हैं जस्टिस वर्मा से जुड़ी रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद क्या अब समय आ गया है कि जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए ताकि न्याय के मंदिर पर लोगों का भरोसा और ज्यादा पुख्ता हो। जस्टिस एन मित्तल साहब, मेरा सवाल बहुत ही सीधा सा है कि इस बात की गुंजाइश ही क्यों छोड़ी जाए ताकि जज किसी प्रभाव में आकर के फैसले को वैसा ना दे जैसा देना चाहिए? देखिए, ये तो असंभव है, ये तो पूरी तरह असंभव है, क्योंकि जहां डिस्क्रिशन है वहां बेईमानी है। और ये कानून कोई ऐसा नहीं है कि आप 2 और 2 4 कह सकें। ये ऐसी बात नहीं है। तो जो मैंने सुझाव दिया है कि दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। एक और मेरा सुझाव है कि जैसे मिलिट्री में कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए कोर्ट मार्शल होता है, वहीं की जो हायर ऑफिसर्स होते हैं वो उनकी सुनते हैं और उनको दोषी पाते हैं या नहीं दोषी पाते हैं, जो भी है। तो ऐसी व्यवस्था हमारी न्यायपालिका में भी हो सकती है। तो ये कुछ रिफॉर्म हमें कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। हम जब तक कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। जस्टिस सुनील गौर साहब, जस्टिस सुनील गौर साहब, 2 बातें इन्होंने कही बड़ी इंपॉर्टेंट सामने। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनसे कि कोर्ट मार्शल की तरह जुडिशियल का इंटरनल सिस्टम भी होना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और इफेक्टिव भी हो जाए और कार्रवाई हो। और ये भी अच्छा सुझाव है कि भी जिस हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते रहे उससे दूसरी हाई कोर्ट में उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए, वहाँ उनको लगाया जाना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। दोनों सुझाव बड़े वेलकम हैं और इन पे सोचना चाहिए। और मैं तो ये एक और सुझाव देना चाहूँगा कि आपको इसमें सरकार की तरफ से भी किसी को डिस्कशन में शामिल करना चाहिए ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे। जैसे कानून मंत्रालय से कोई हो, वो आके वो इस ऐसे डिस्कशन में शामिल हो ताकि वो भी इसका नोट लें। आज का डिस्कशन बड़ा अच्छा रहा, बड़ा फ्रूटफुल रहा। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे जस्टिस गौर साहब कि जब मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में ये कितना संभव है कि अपने ही जज के खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल जैसी कार्रवाई कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल संभव है। देखिए, ऐसे है, इसमें ये है, कोई भी बात अपने पे नहीं देता। कोई कंप्लेंट आती है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑर्डर करेगा, जिसमें कार्रवाई होगा। कोई अपने आप को इसे एक्सपोज नहीं करता ऐसे। वो कहते हैं ठीक है, पूरा जो है कानूनी का होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। कोई भी राइट थिंकिंग जज ऐसे नहीं होते। ज़्यादातर जजेस होते हैं, मेरा ये मानना है, ज़्यादातर जजेस होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। बहुत कुछ कम होते हैं जो ऐसे ब्लैक शीप होते हैं जिनकी वजह से जुडिशरी बदनाम होती है। खेद की बात है। आपका डिस्कशन बड़ा अच्छा था, आपको हम बधाई देते हैं कि आपने बड़े अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन लिया और ये बात सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए और जुडिशरी में चीफ जस्टिस तक भी पहुंचनी चाहिए ताकि वो इसका संज्ञान ले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको डिस्कशन अच्छा लगा। आभा सिंह मैम, मेरा सवाल ये है कि ये जो सुझाव दोनों लोगों की तरफ से आए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जज के खिलाफ सुनवाई करे, ये कितना निष्पक्ष व्यवस्था होगी? बिल्कुल, ये बात सही है। यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन कॉज। आप अपने ही कोलीग के बारे में आप डिसाइड करेंगे, वो कहीं से सही नहीं बैठता। मुझे लगता है कि अब इसकी भी एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें सीवीसी होने चाहिए, चीफ जस्टिस होने चाहिए। व्हाई शुड ओनली चीफ जस्टिस डिसाइड? आप सीवीसी को लीजिए, चीफ जस्टिस को लीजिए, आप एक थर्ड डायरेक्टर सीबीआई को बैठाइए। दैट कमेटी शुड बी स्टैंडिंग कमेटी की अगर करप्शन के इस तरह के मामले आते हैं तो यही कमेटी बैठेगी। तो क्योंकि सबको अप्रोच करना मुश्किल होगा, जैसे आपने कॉलेजियम सिस्टम की लक्ष्मण जी बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई कि इनका ये खुद ही अपॉइंट करते हैं। और एक कहावत है ना, बंदर बांटे रेवड़ी खुद अपने को दे। तो ये सब अपने ही परिवार को देते हैं। वंशवाद जो है जुडिशरी का, उसको चेक करना चाहिए। हर जज पे आईबी रिपोर्ट बनाती है। तो जब आप एक हाई कोर्ट जज बना रहे हैं, चीफ जस्टिस बना रहे हैं, वो आईबी रिपोर्ट आप पब्लिक करिए। लेट अस नो व्हाट इफ देयर हैज बीन एनी करप्शन चार्ज अगेंस्ट हिम, लोअर कोर्ट में है कि नहीं है। क्योंकि हमने जजेस पे बहुत एक आयरन कर्टन डाला हुआ है इनके ऊपर। हम कहते हैं नहीं, हम इनको आरटीआई में इनका इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इनके इनकम टैक्स रिटर्न्स पब्लिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई?
आप जो है इतनी पावर इनको दे देंगे और इनको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो मानी बात है इस तरह की चीजें होंगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि कहना कि जजेस में करप्शन कम है। मैं तो मानती हूँ जितना करप्शन जिस ऑर्गेनाइजेशन में उतने ही प्रोपोर्शन से जजेस में भी करप्शन है। और बस ये है कि इनके बारे में डिस्कस नहीं होता क्योंकि हमारा आप कंटेम्प्ट से डरते हैं। सलमान खान का केस देखिए, मैं हैंडल कर रही थी, लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा दी और वही केस जब बॉम्बे हाई कोर्ट में आया उनको बरी कर दिया गया। और आज तक किसी को नहीं मालूम है कि जो फुटपाथ पे लोग सो रहे थे उनको किसने क्रश किया, सलमान गाड़ी चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे, मीम बन गया कि रोबोट चला रहा था। तो आप देखिए इस तरह की अगर वाहियात जजमेंट्स आते हैं और उसमें हम चुप बैठ जाते हैं तो मानी बात है इस तरह की होगा। तो आई रियली सैल्यूट यू कि आपने हिम्मत तो करी इस पे डिबेट करने की लक्ष्मण जी। बाकी कोर्ट्स तो बाकी चैनल्स तो तैयार ही नहीं है इस पे बात करने के लिए। एंड जस्टिस मित्तल को मैं सुन रही थी, इतना बोल्ड उसने आज इंटरव्यू दिया है, तो आई एम होपिंग कि उनके खिलाफ कल कोई जो है कंटेम्प्ट करने की कोशिश ना करे, बट अगर करेगा तो वी आर देयर विद यू। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि द टाइम हैज कम फॉर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और कोलेजियम सिस्टम में भी किस तरह अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कैसे जजेस के बच्चे फिर जज बन रहे हैं। और इनको अभी एक जज है जिनको 25 लोगों को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, पूरी जुडिशरी चुप है। कैसे सुपर सेशन हो रहे हैं और ये डिसाइड कर दिया जाता है कि ये फलाना बंदा इस साल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। सो देयर हैज टू बी अ रूल एंड नॉर्म फॉर एवरीवन। अगर आईएएस आईपीएस का हम लोग नौकरी में आते हैं तो हमें मालूम है हम 9 साल में डायरेक्टर बनेंगे, हम 16 साल में जेएस बनेंगे, लेकिन यहाँ पे आप कहीं से लाते हैं और कहीं से बना के उसको कर देते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो आई थिंक एवरीथिंग मुझे लगता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। मुझे लगता है कि जितना पारदर्शी रखें पूरी व्यवस्था को उतना बेहतर होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जुडिशरी करप्ट है या हर जज करप्ट है, ऐसा नहीं होता है। हर व्यवस्था की तरह इस व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं, उसके लिए कम से कम आपको कदम उठाने की जरूरत आ पड़ी है, कहें कि समय आ चुका है। कई सारे सुझाव आशुतोष, इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं, मैंने जो पहले बोला था कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जजेस के जो जजमेंट्स आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, वो कितने कंसिस्टेंट हैं कानूनी तौर पे, और वो कितने जजमेंट्स एक साल में रिव्यू होना चाहिए कि आपने कितने जजमेंट्स पास किए और वो कितने जजमेंट्स आपके रिवर्स हुए हायर कोर्ट द्वारा। और इसके हिसाब से उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखिए कितना भी करप्शन कुछ भी होगा तो अल्टीमेटली वो तो जजमेंट पे ही आएगा ना सब कुछ। तो अगर आप जजमेंट को अगर अकाउंटेबिलिटी बना रहे हैं तो फिर करप्शन को आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए करप्शन सिर्फ डायरेक्टली बाय जजेस नहीं है। आप देखिए कि कितने सारे जो नेपोटिज्म की अगर हम बात करें तो कितने सारे उनके जो बच्चे हैं उनको बड़े बड़े केसेस जो है गवर्नमेंट के भी मिले हुए हैं और इसमें करोड़ों हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता है। हालांकि आशुतोष जी, मैं थोड़ा सा इस पे अपनी राय दे दूं कि जज के बच्चे को कोई केस मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसलिए केस मिला क्योंकि उनके पिताजी जज थे। ये हो सकता है कि उनके ये कोइंसिडेंस हो कि उनके फादर जज रहे हों, लेकिन ये एक मैं बोल रहा हूँ जो स्टैंडिंग काउंसिल बनते हैं, स्टेट के स्टैंडिंग काउंसिल, उनका एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है आभा जी कुछ ऐड करना चाह रही, अगर आप उनका एक्सपीरियंस नहीं आशुतोष जी, बहुत सही पॉइंट आप उठा रहे हैं, बहुत सही पॉइंट आप उठा रहे हैं। स्टैंडिंग काउंसिल जो बनते हैं सब जजों के बेटे, भतीजे, दामाद, यही 3 रह, या बेटी हुई तो वो बन गई। तो बिल्कुल आशुतोष जी, प्रभाकर मिश्रा, समय कम है, एक लास्ट कमेंट आपसे। प्रभाकर मिश्रा, लास्ट कमेंट आपसे। बस एक बात ये समझनी होगी, ये मानना होगा कि जजेज भी इसी समाज से आते हैं और जजेज आर नॉट होली काउ, इसको समझना होगा। दूसरी बात कि जैसे बाकी प्रोफेशन में करप्शन है, उससे कम करप्शन जुडिशरी में नहीं है, इस बात को स्वीकार करना होगा। और एक बात और, आभा जी ने एक बात कही कि इसमें भी है, लेकिन बाकी प्रोफेशन में और यहाँ पर एक बेसिक अंतर क्या है कि बाकी प्रोफेशन में करप्शन, करप्ट लोगों को उस प्रोफेशन के लोग उतना डिफेंड नहीं करते जितना जुडिशरी में करप्शन को जुडिशरी के लोग डिफेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस परंपरा को, इस प्रथा को तोड़नी होगी और अब समय आ गया है कि अब आपको आगे बढ़ के खुलकर बातचीत करिए और कहीं दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करिए, रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि अभी भी लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है न्यायालय में और देर से ही सही न्याय लोगों को मिलता है। ये भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो, छोटी मोटी ऐसी घटनाओं से ये भरोसा हिले ना, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।